हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जे टेट के प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका 6 to 8 का साइंस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने CDP के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग साइंस में जो आपका 2016 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, किस लेवल का सवाल पूछा गया था, क्या 9-10 NCERT बेस पूछा गया था, क्या 11-12 NCERT बेस पूछा हुआ था, सारे चीज़ को हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए DM देव स्टडी सेंटर को और लाइक करना ना भूलें। तो बिना किसी देर के साथ आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को एक बाय एक करके कि पिछले जो 2016 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखता होगा, और ये आपका 91 नंबर जो हड्डी में उपस्थित प्रोटीन है, मतलब हड्डी में जो बोन में कौन सा प्रोटीन उपस्थित है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी नंबर है, ओसिन। ओसिन जो है आपका हड्डी में उपस्थित प्रोटीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इजी क्वेश्चन है उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसको फटाफट करते जाएंगे। और साथ में मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी डेप्थ में भी पूछा जा रहा है जेटेट, इसलिए जेटेट को हल्के में मत लीजिएगा कि मतलब क्वेश्चन को आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा। और अभी तो इस साल आपका जो अभी जो जेटेट होने वाला है, सरकार के द्वारा जो अनाउंस किया गया है, उन्होंने साफ कहा कि हम ग्रेजुएशन स्तरीय यूनिवर्सिटी के स्तर का क्वेश्चन को रखेंगे। तो इतना आसान होने वाला नहीं है। अच्छी से तैयारी, अच्छा प्रिपरेशन करेंगे तभी जेटेट को क्वालिफाई किया जा सकता है। कम से कम 90 प्लस इसको रखने का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि तभी आपका जनरल में आप क्वालिफाई होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ऐसे तो आपका 83 या 84 में भी आपका पास मार्क रहेगा, लेकिन 90 या 100 आपको टारगेट रख के चलना पड़ेगा। तो चलिए सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 92 नंबर सिलिकॉन क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है आपका 8 क्लास 9-10 में NCERT बुक्स में कहीं पर। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो आपका एक अर्धचालक है, आपका सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन जो आपका सेमीकंडक्टर है। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 जो आपका है, लवण को जल में मिलाने पर, लवण मतलब सॉल्ट को जल में मिलाने पर क्या होगा। 93 नंबर, लवण को जल में मिलाने पर क्या होगा, जरा सोचिए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए नंबर होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक और गलनांक दो पॉइंट होता है। गलनांक होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और क्वथनांक जो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉयल होना जो होता है, भाप बनना। तो लवण को मिलाने से जो आपका है क्वथनांक बढ़ जाता है। तो 93 का आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि अच्छा से आपको दिखे। क्वेश्चन नंबर 94 पर जाते हैं, और ये रहा आपका 94 नंबर क्वेश्चन। जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर कुछ जो प्रिंटिंग मिस है, ऐसे PDF में क्वेश्चन में ही ऐसा नहीं था। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं CH दिया हुआ, NH दिया है, CH जो नीचे का जो परमाणु संख्या एटम नंबर वो सब दिया ही नहीं है। यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। तो फिर भी मैं आपको इस पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जोड़ी आपका मिलाने के लिए दिया था कि अमोनिया का जो है, अमोनिया का क्या होगा, फिर बेंजीन का क्या होगा, इथाइल एल्कोहल का क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल क्या होगा। तो सबका अगर अणुसूत्र देखें तो अमोनिया का आपका जो होता है वो होता है NH3 होता है, अमोनिया का होता है NH3। इसके बाद दूसरा देखते हैं आपका बेंजीन जो है, बेंजीन का होता है आपका C6H6, बेंजीन का होता है। इसी तरह का आपका इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल जो है आपका ये होता है आपका सी इसका C2H5OH, ये आपका इथाइल एल्कोहल का आपका
होता है। उसके बाद आपका जो है मिथाइल एल्कोहल का होता है, मिथाइल में तो सिर्फ एक कार्बन रहेगा, तो आपका CH3OH ये आपका मिथाइल एल्कोहल का आता है। तो इस तरह से अगर हम लोग मिलाएंगे तो सिंपल आपका दिख रहा है, अमोनिया जो आपका NH में यहाँ पर जाएगा, बेंजीन C6H6 में जाएगा, इथाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल ये जाएगा, इथाइल एल्कोहल इसमें आएगा। तो इस तरह से हम करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आपका बी नंबर आंसर आता है। यहाँ पर भी थोड़ा गलती हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर है वो बी नंबर आएगा 94 का। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आप इजी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ नेचुरल फाइबर क्या है? तो प्राकृतिक जो रबड़ है वो आपका है पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन जो है वो आपका नेचुरल रबड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, चार प्रकोष्ठ हृदय के साथ सरीसृप है। इसका मतलब कौन सा एक आपका सरीसृप है जो रेंगने वाला है, वो चार प्रकोष्ठ माने हृदय, चार फोर चैम्बर का, आपका फोर चैम्बर का जो आपका हार्ट रहता है। तो फोर चैम्बर का जो हार्ट है वो है आपका घड़ियाल। घड़ियाल जो है फोर चैम्बर का, बाकी जो है आपका थ्री चैम्बर का ऐसे होता है। तो फोर चैम्बर का जो आपका है वो आपका घड़ियाल है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर हम लोग, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? तो आपको मालूम होगा अदिश राशि और सदिश राशि ये एक बेसिक क्वेश्चन है, 9 10 में 11 12 आपने पढ़ा होगा। अदिश राशि इसको बोलते हैं जिसको आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी, माने वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो होता है जिसमें स्केलर जो अदिश राशि होता है जिसमें सिर्फ मान होगा, डायरेक्शन नहीं होता है अदिश में। और सदिश राशि वेक्टर में क्या होता है, परिमाण के साथ आपका दिशा होगा, डायरेक्शन होगा। तो यही है अदिश राशि और सदिश, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, और उसका कुछ एग्जाम्पल श्योर है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे बल का आघूर्ण, ये आपका जो सदिश राशि है, बल का आघूर्ण मतलब होता है टॉर्क जो होता है उसको बल का आघूर्ण कहते, क्योंकि हिंदी में कई बार समझना मुश्किल होता है। टॉर्क जो होता है वो बल का आघूर्ण को उसको कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अगला, त्वरण जो एक्सेलरेशन है ये भी आपका सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जो है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो शक्ति होगा, पावर, P= आपका W/T जो होता है फॉर्मूला। तो शक्ति जो है आपका एक अदिश राशि है। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये है, दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया, उनके बीच एक धात्विक चादर रखा गया, तो आवेशों के बीच बल का क्या होगा? बल क्या होगा मतलब दो आवेश अगर हम रखेंगे कुछ दूरी पर, तो उनके बीच अगर कोई धातु मेटल का चादर, तो आवेशों के बल का क्या होगा, फोर्स क्या होगा? तो 98, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, आपका बी नंबर इसमें घटेगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, एक चालक के आर पार विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दुगुना किया जाए तो ताप उत्पादन का दर क्या होगा? मतलब जो टेम्परेचर का उत्पादन का दर क्या होगा आपका 99 नंबर। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी, वो आपका 4 गुना हो जाएगा। आपका ये अगर दुगुना होता है पोटेंशियल तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका 100 नंबर। तो आप देख सकते हैं, किसी चालक की लंबाई दोगुना तथा त्रिज्या आधी कर दी गई, इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए इसको एक फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर नहीं है तो आपको इसको बनाना मुश्किल है। तो कितना होगा ये आपको देखते हैं हम लोग। तो किसी चालक की लंबाई तथा विशिष्ट प्रतिरोध का जो होता है वो आपका जो फॉर्मूला होता है R= आपका रो L/A होता है।
ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, लंबाई को दोगुना करना है तथा त्रिज्या को आधा करना है। तो उसके बाद देखना है कि क्या परिवर्तित हो रहा है। तो अगर हम इधर हम लिखते हैं, फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ, R इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसी को हम लोग चेंज करते हैं। एल जो बोला है इसको दोगुना, मान लो हम लोग इसको टू ले लेते हैं, 2L कर देते हैं, दोगुना कर दिए लंबाई को। साथ में हमें क्या कहा है कि त्रिज्या को आधा करना। मान लो त्रिज्या मान लो R मान लेते हैं, उसको R को आधा कर देते हैं, R/2 कर देते हैं, तो त्रिज्या आधा हो गया। अब इसको जब हम उल्टा करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बना रहा हूँ, इसको होगा 2L, अच्छा इधर जगह नहीं है, मैं इधर आपको बता रहा हूँ, 2L और 2L और R/2, जो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो है आपका ऊपर चला जाएगा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग का आया था 2L आया था, फिर R/, क्या आया था, 2 आया था। इसको 2L करेंगे गुना 2 ऊपर जाएगा, फिर नीचे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो 2 दूनी कितना हुआ, 4L बटा R। तो 4LR, तो मतलब क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं कि इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 100 का 100 का आंसर नंबर डी होगा, 4 गुना हो जाएगा जब इसका लंबाई को दोगुना त्रिज्या को आधा करेंगे। 100 का डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर, निम्न में से किसमें आग का वलय स्थित है। आग का वलय, ये एक तो थोड़ा ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया। आग का वलय रिंग्स ऑफ फायर इसको कहा जाता है, रिंग्स ऑफ फायर। तो कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका डी नंबर है, वो है आपका प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन में जो है आपका रिंग्स का फायर है, मतलब अगर प्रशांत महासागर है तो रिंग्स का फायर मतलब उसके चारों तरफ जो है आपका रिंग्स ऑफ फायर है, जिसको मतलब ज्वालामुखी भी कहा जाता है, चारों तरफ ज्वालामुखी, इसलिए रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। 102 नंबर, एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते हमें विद्यार्थियों का निष्पादन का मापन करना है। मतलब अगर आप एक विज्ञान का टीचर हैं तो विद्यार्थियों का निष्पादन का मापन, तो उनका इवोल्यूशन जो आप किस तरह से करेंगे। विद्यार्थियों उन्नति के लिए, हाँ उन्नति के लिए करेंगे, विद्या प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे, स्टूडेंट को इनकरेज करेंगे। शिक्षक का निष्पादन का मूल्यमापन के लिए ये भी है कि शिक्षक कैसे उसका विश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारा आपका पॉजिटिव है, तो इस तरह से डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, 102 का डी नंबर। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 103 नंबर, 103 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा, ये रहा आपका 103 नंबर। पद्धति विश्लेषण का पहला सोपान, पहला सोपान में स्टेज, पहला सोपान क्या है, पद्धति विश्लेषण। पद्धति आपका क्या है, विश्लेषण, तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में सिस्टम एनालिसिस। पद्धति विश्लेषण में सिस्टम एनालिसिस होता है, तो इसका पहला सोपान क्या होगा, फर्स्ट स्टेज क्या होगा आपका सिस्टम एनालिसिस में। तो फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है वो है आपका बी नंबर, उद्देश्यों का सूत्रण। पुनरावलोकन जो होता है आपका रिव्यू, जो उसको बाद में क्या आता है, आंकड़ों का विश्लेषण। विश्लेषण कब होगा, जब आप आंकड़े कलेक्ट कर लिए उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे डाटा को। आंकड़ों का संग्रह जो होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये भी बात का स्टेज। सबसे पहले आप उद्देश्यों सूत्र, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, आप वो जब डाटा कलेक्ट करेंगे तो किस ऑब्जेक्ट, किस क्षेत्रों में आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, किस लिए डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो स्टेप आपका ये होगा ऑब्जेक्ट्स का, मतलब उद्देश्यों का सूत्र, मतलब किस ऑब्जेक्ट से करेंगे। अब बाकी जो भी इसमें जो स्टेज आएगा वो आपका बाद का स्टेप है। तो फर्स्ट इज द, ये जो है बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 104 नंबर, शरीर में निम्न में से किसका निक्षेपण शरीर के ऊर्जा देने वाला नियमित स्रोत है। तो ऊर्जा देने वाला नियमित स्रोत जो है आपका, वो आपका है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो आपको आपको नियमित रूप से आपको स्रोत देता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 105 नंबर,
2 बिलियन को समसारी कहा जाएगा। जब ये दोनों 2 बिलियन, दो सॉल्यूशन समसारी है। समसारी का जो वर्ड होता है हिंदी में समझ में आता है तो उसका होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, इसका होता है आइसोटोनिक। तो उसको दो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक हम कब कहेंगे? तो इसको तब कहा जाएगा जब बराबर प्राशन दाब वाले हो। तो 105 का जो आपका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो बराबर प्राशन दाब वाले हो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 106 नंबर, किसी गर्भवती महिला को गर्भपात की सुझाव दिया जाता है यदि उसकी बीमारी डैश हो। मतलब किसी महिला को एबॉर्शन के लिए सुझाव दिया जाता है किस कौन सा कंडीशन में, मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन अगर माने है तो उसको बच्चा को बीमारी ऐसा है जिससे बच्चे को इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे में गर्भपात करने का दिया जाता है। तो इसका जो है आपका जो है 106 का वो है आपका डी नंबर, जर्मन खसरा जो है बीमारी है, इससे आपको महिला को जो अबॉर्शन करने का सजेशन दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन दे दिया, शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? तो अगर आप 9-8 में पढ़े हैं तो आपको दिया हुआ शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, मतलब वाट लगाएगा। जैसे सीटेट एग्जाम, सॉरी जेटेट एग्जाम इतना जल्दी ले रहा है, लेगा तो स्टूडेंट कैसे वाट लगा हुआ है, तो वाट होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पी स्क्वायर डब्ल्यू/टी एक फॉर्मूला होता है। मतलब शक्ति जो है इसका ये कई जगह पर आपका यूज होगा। 107, आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर, 108 नंबर, निम्न में से किसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांकन होता है? नेगेटिव जो है आपका होता है प्रतिरोध का। तो आपका 108 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, दैट इज कार्बन जो है आपका नेगेटिव में आपका गुणांक में होता है। 109, 109, जापान का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जाना जाता है। जापान का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का किस नाम से जाना जाता है जापान का? 109 नंबर, 109 का जो करेक्ट आंसर आपका ये है, उसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। 109 का ए नंबर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, देव स्टडी सेंटर को लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम विकसित होता है जो आपका सिलेबस जो है या करिकुलम उसको डेवलप किया जाता है, किन किन चीज़ों को देखते हुए किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से, एजुकेशनल पॉइंट व्यू से, चाइल्ड डेवलपमेंट विकास शिशु के व्यू से, राष्ट्र विकास की दृष्टि से, नेशनल डेवलपमेंट के व्यू से, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर सारा आपका पॉजिटिव पॉइंट है आपका यहाँ पर, हर चीज़ को देखा जाता है। तो पाठ्यक्रम विकसित जो होता है इनमें से सभी जो आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 111 नंबर को देखते हैं। अपमार्जक में सामान्य समूह, अपमार्जक जो है डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं अपमार्जक को, तो उसमें जो सामान्य समूह जनरल जो फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इसका जो है आपका सही आंसर है वो है आपका ये ए नंबर। ए नंबर जो अपमार्जक में जो आपका RCCHSO जो आपका ये है Na, ये आपका जनरल समूह में है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 100, डिटॉल में उपस्थित प्रतिरोधी है, डिटॉल में क्या उपस्थित है आपका प्रतिरोधी में? तो 112 का जो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर है वो आपका क्लोरोजाइलेनॉल, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको देख सकते हैं यहीं पर है, प्रोकैरियोटिक प्राणी जगत के अंतर्गत आता है। तो आपको अगर मालूम है कि दो, एक तो यूकैरियोटिक होता है, दूसरा आता है प्रोकैरियोटिक प्राणी जगत। तो इसके किन जो प्लांट किंगडम जो है आपका अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, एनिमलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टेटा, तो सरीसृप का है ना, फिर एम्फीबियन, तो इस तरह से। तो इसमें प्रोकैरियोटिक जो है आपका किस भाग में आता है? तो 113 जो है आपका ए नंबर वो आपका मोनेरा वर्ग में आता है आपका प्रोकैरियोटिक।
अगला बढ़ते हैं 114 नंबर। फाइकोलॉजी अध्ययन है। फाइकोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आपका ए नंबर होगा सेवाल। सेवाल का अध्ययन जो है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 1 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु पर 25 न्यूटन तथा 16 न्यूटन के दो बल कार्य करते हैं तो न्यूनतम त्वरण होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? मतलब कोई 1 केजी का कोई वस्तु है और उस पर एक वस्तु पर 25 न्यूटन, मतलब एक पर 25 न्यूटन पर बल लग रहा है 1 केजी वस्तु पर, और दूसरे तरफ मान लो कोई 16 न्यूटन का आपका बल रहा है, तो काज करते हैं तो न्यूनतम त्वरण क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो आपका 25 न्यूटन, और रिजल्टेंट जो फोर्स होगा आपको 25 न्यूटन से हम माइनस कर देंगे 16 न्यूटन को, तो मेरा बन जाएगा 4 5 से 9, तो 9 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो आपका फोर्स है, बल है, वो आपका 9 न्यूटन है। और इसी में हम लोग जो है आपका एक्सेलरेशन को निकालेंगे। तो हमने एक फार्मूला जो फेमस है, एफ इजकल टू आपका होता है एम ए। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका एफ के नीचे हम लोग 9 लिखेंगे। उसके बाद मास, मास तो यहाँ पर दिया देख सकते 1 केजी, तो 1 लिखेंगे, इनटू हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो 9 इजकल 1/a, तो किसी भी संख्या एक से ए से गुना कर सकते हैं तो ए ही होता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि 9 इजकल टू ए, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, त्वरण क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा, 9 मीटर सेकेंड जो आपका त्वरण आ जाएगा। ऐसे एक्सेलरेशन का जो आपका मीटर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। एक्सेलरेशन का जो होता है आपको फॉर्मूला है, ए इजकल टू होता है v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, इससे भी ये भी फॉर्मूला है। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर। दो बराबर द्रव्यमानों के कणों के रैखिक अघूर्णनों का अनुपात 2:3 है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? मतलब गतिज ऊर्जा जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जो है आपका जो द्रव्यमान का रैखिक अघूर्ण का जो ऊर्जा का एक फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज करते हैं। उसका आपका इस तरह से आप E1/E2 करके इसको बना सकते हैं। E1/E2, E1/E2 जो होता है आपका, तो एक बार E1 और E2, तो एक बार करेंगे P1 का स्क्वायर बटा उसके बाद 2m1 होगा। फिर इसी के E2 का मान लिखेंगे। जब E2 का मान लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका P2 का स्क्वायर बटा फिर 2m2 का स्क्वायर। तो इसको जब दोनों को हम लोग करेंगे तो क्या आता है हमको बता रहा आपको। तो इसका जब इसको उलट देंगे तो उसका आपका इस तरह से आएगा। तो उसका एक इधर आएगा आपका P1 का स्क्वायर बटा m1, और 2 वहाँ पर नीचे कट जाएगा, गुना इसको उलट कर देंगे तो m2 फिर आपका P2 का स्क्वायर, ये आपका मान आएगा। और इसके बाद हम लोग P1 और आपका P1 M1 और M2 P2 ये दोनों दिए, इसका मान को हम जब पुट करेंगे P1 M1 का जो आपका दिया हुआ रैखिक अणु का अनुपात 2 कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग अभी पुट करते हैं फॉर्मूला। इसको पुट करेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर बटा इसमें होगा 3 का स्क्वायर गुना और M1 और P2 का इसका 1/1 होगा। तो इस तरह से इसको करेंगे तो 4/9 आता है। तो इसका जो वैल्यू होगा आपका 4 अनुपात इसका 9 हो जाएगा।
इस तरह का आंसर। तो काफ़ी लेंदी है, अगर एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको पता ही नहीं चला क्या, तो बिना किसी देर के उसको तुरंत किसी भी ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट, किसी एक क्वेश्चन के पीछे हमें नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो बन नहीं रहा है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन को अटेंड करना ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से इसका जो आंसर है आपका 4:9 है। अब इसी तरह का आप देख सकते हैं कि 117 नंबर जो कि लेंदी क्वेश्चन पूछ दिया है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना इतना आसान नहीं रहता है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो 1.6 इंटू 10 का 19 कूलम है, जब किरण पुंज 16 माइक्रोएम्पियर है, तब प्रति सेकंड कैथोड किरण नलिका पर्दा पर कितने इलेक्ट्रॉन आघात, कितना इलेक्ट्रॉन हिट करेगा। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको 2-3 का लाइंस में इसको बता रहा हूँ, आप इसको खुद से बना सकते हैं, बस फॉर्मूला का ये है। इसमें सबसे पहला आपको काम करना है कि आपका जो है, आपका यहाँ पर जो दिया है आपका करंट जो आई है, इस आई को आपको क्या 16 माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है। इस 16 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर बदलना है, तो 16 इंटू माइक्रो एम्पियर को जो है आपका 10 का पावर -3 माने 1000 जो होता है 10 का पावर -3, ये आपका एम्पियर में चेंज हो गया। आई का वैल्यू तो 16 इंटू 10 का -3, इसको ये वाला स्टेप करना है। उसके बाद आपको आई का जो फॉर्मूला है, आई इक्वल टू वो होता है, आपको मालूम है Q/T, आपका द फ्लो ऑफ द चार्ज बटा टाइम, तो Q/T, आई इक्वल टू Q/T आपको होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है। इसी फॉर्मूला को आगे जब हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, और हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q जो होता है, Q इक्वल टू एन ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस तरह से पुट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि आई के बदले हम लोग इसको लिखेंगे, जो आपका 16 इंटू जो निकला था हम लोग 10 का पावर -3 इक्वल टू, और Q के बदले लिखेंगे NE बटा, और उसके नीचे कुछ नहीं है, तो अच्छा सॉरी, उसके वजह T था, तो T के बदले यहाँ प्रति सेकंड बोला है, तो प्रति सेकंड में तो 1 ले लेंगे। तो इसको जब फिर हम करेंगे तो आपका, तो इसको जब हम पूरा करेंगे तो n इक्वल टू पूरा आ जाएगा आपका 16 इंटू 10 का पावर -3, फिर आपका जो 1.6 से नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब इसको आप पूरा जब सॉल्व कर दीजिए कटिंग करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 का पावर 17, ये आपका आएगा 10 का 17, जबकि इस ऑप्शन में उतना अच्छा से नहीं दिया है, दिया ही नहीं ऑप्शन। तो इसका जो बी नंबर जो ये आपका 10 का पावर ये 17 होना चाहिए, तो इसका सही आंसर जो आपका 10 का पावर 17 होगा। पर आपको दो फॉर्मूला पर यूज करके आई इक्वल टू Q/T, और दूसरा आपका, फिर मैं आपसे बताता हूँ, आपका पहला जो फॉर्मूला आई इक्वल टू आपको Q/T लगाएंगे, और Q के बदले फिर आप इसको लगा देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne, और उसी से सॉल्व कर देंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117 के बाद 118 नंबर, आई थिंक यस 117 के बाद 118 नंबर को, 118 नंबर, संकटपन्न प्रजातियों की पीढ़ी का संरक्षण क्या आता, कैसे किया जाता है, जो संकटपन्न इंडेंजर स्पीसीज है उसको कैसे किया जाता है। तो सी नंबर, जीन बैंक के द्वारा जीन बैंक में रखकर संकटपन्न प्रजातियों पीढ़ी का संरक्षण किया जाता है इसका। अगला 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकल जीव फसलों के साथ पेड़ों का रोपण कहलाता है, मतलब एकल जीव फसल, कोई एक फसल भी लगा रहे हैं, साथ में आप पौधों का ये भी कर रहे हैं, पौधों का भी रोपण कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका वो है ए, उसको कृषि वानिका कहते हैं, फॉरेस्ट्री कहते हैं इसको, तो आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आज का हम लोग कराएगा वो है आपका 120, वैज्ञानिक विधि, इसको कहेंगे वैज्ञानिक विधि
वैज्ञानिक विधि मतलब होता है आपका साइंटिफिक मेथड। आपका वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड, तो इसमें कौन सा जो साइंटिफिक मेथड पर आधारित है? सबसे पहले आगमन, अच्छा देखते हैं। फिर भाषण, स्पीच, ये तो नहीं है। परियोजना, ये तो प्रोजेक्ट होता है। परियोजना तो बच्चे खुद करते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसमें जो करेक्ट आंसर वो ए होगा। ए आगमन। आगमन को बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्शन। इंडक्शन, और इंडक्शन जो है आपका साइंटिफिक मेथड पर आपका होता है। तो ए नंबर जो है आपका है, आपका ए नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर 120 का वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड पर काम करता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने पूरे 30 क्वेश्चन को पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल आपका देव स्टडी सेंटर, आप यहाँ जाकर कई सारे सी टेट और जे टेट के नोट, साथ में अपीयरिंग सर्टिफिकेट कैसे बनाएं इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे नोट्स मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ और आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो पर मैं किसी और टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।